तो अब तक हमने देखा था कि एंजिन रोडो को अपने साथ ले जाता है ताकि वो उसके साथ कुछ जरूरी बात कर सके, और दूसरी तरफ टॉमी अमो की मरहम पट्टी कर देती है और वो उससे बॉर्डर के बारे में पूछती है, जिस पर अमो ने अपनी पूरी स्टोरी बताने लगती है। और तभी हमें अमो के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमो अपनी मॉम के साथ जा रही होती है, और तभी अमो अपनी मॉम से पूछती है, मॉम हम कहाँ जा रहे हैं? जिस पर उसकी मॉम कहती है, हम उससे मिलने जा रहे हैं जो तुम्हें बहुत बहुत प्यार करेगा। और तभी हमें डरावने से आदमी को देखते हैं, जो देखकर अमो थोड़ा सा डर जाती है और वो अपनी मॉम से कुछ कहती, इससे पहले उसकी मॉम उससे कहती है, कितनी अच्छी बात है ना अमो, वो आदमी तुम्हें हमेशा बहुत प्यार करेगा, तुम सच में बहुत किस्मत वाली हो अमो। और तभी अमो अपना होश खोने लगती है क्योंकि वो आदमी गिवर है जिसने अमो को अपने कंट्रोल में कर लिया है, जिसकी वजह से अमो को ऐसा लगने लगता है कि वो आदमी उससे बहुत प्यार करता है। और तभी हमें पता चलता है कि अमो की मॉम ने अमो को उस आदमी को सेल कर दिया है। और तभी हम उसी आदमी को अमो को अपने साथ ले जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर अमो उस आदमी से पूछती है, एक बात बताओ मिस्टर, हम कहाँ जा रहे हैं? जिस पर वो आदमी कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ जहाँ सिर्फ हम दोनों रहेंगे। और फिर वो उस टावर पर पहुँचते हैं जो कि इस आदमी का घर है। तभी वो आदमी अमो को अपने घर के अंदर लेके जाता है। तभी अमो उसके घर को अंदर से देखती है और वो कहती है, कितना प्यारा घर है, मॉम को यहाँ रहना कितना अच्छा लगेगा। और ये सुनने के बाद वो आदमी अमो से कहता है, तुम्हारी मॉम ने तुमसे हमेशा के लिए दूर रहने का फैसला कर लिया है और अब से तुम मेरे साथ रहोगी। और तभी हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी अपने बूट्स को पकड़कर बैठा होता है और अमो अपने बेड पर होती है। और तभी इनके रूम का डोर ओपन होता है और इनके कमरे का डोर ओपन करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बंदा था जिसने रेक्टो को मारा था, और उसके साथ एक और बंदा होता है। और फिर वो दोनों इनके रूम में एंटर करते हैं, जो देखकर ये आदमी इनसे कहता है, हे तुम कौन हो और तुम यहाँ अंदर कैसे आए? ये जगह सिर्फ मेरे और अमो के लिए है, बहरे हो क्या? अगर तुम यहाँ से अभी नहीं गए तो तुम्हारी डेड बॉडी यहाँ से बाहर जाएगी, मैं तुम्हें अपने इन वाइटल इंस्ट्रूमेंट से कुचल डालूंगा। और तभी उन दोनों में से एक बंदा बहुत तेज स्पीड से इस आदमी के पास आता है और एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से आदमी वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। ये देखकर पता चलता है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। फिर ये दोनों उस आदमी के बूट्स को निकालकर अमो को दे देते हैं और वो अमो से कहते हैं, सुनो बच्ची, वक्त आने तक तुम इन्हें रख सकती हो, ये बूट तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे, इन्हें संभाल कर रखना। ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ से उड़कर निकल जाते हैं। और तभी ये आदमी भी अपने होश में आ जाता है, जो देखकर अमो उससे कहने लगती है, आपने देखा मिस्टर, वो एंजिल था, वो सच में होते हैं, वो सिर्फ कहानियां किस्सों में नहीं होते। और तभी वो आदमी अमो को मारने लगता है और वो बोलता है, ये बूट मेरे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें लेने की? कमीनी कहीं की, तुम्हें लगता है तुम्हारी जैसी मामूली लड़की को इन्हें छूने की इजाजत है, चोर कहीं की? और ऐसा कहते वो लगातार अमो को मार रहा होता है, पर अमो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही थी। वो अपने मन में बोल रही होती है, ये तो कुछ अजीब सा है, मुझे पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा। वैसे तो मुझे महसूस होना बंद हो गया था, पर और तभी हम देखते हैं कि जो वो बूट्स थे वो अमो को रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। और तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर एंजिन और रोडो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो भी अमो की स्टोरी को सुनने लगते हैं। और फिर तभी हमें वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि उसका वाइडल इंस्ट्रूमेंट अब अमो को रिस्पॉन्ड कर रहा था। और ये देखकर वो बोलता है, ये इम्पॉसिबल है, मेरा वाइडल इंस्ट्रूमेंट तुम्हें कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और इस सुनने के बाद अमो कहती है, शायद ये इसलिए क्योंकि ये आपके कभी थे ही नहीं। मैं वाइडल इंस्ट्रूमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती और उस एंजल ने मुझसे कहा था कि ये बूट मुझ पर अच्छे लगेंगे, तो इसका मतलब है कि मैं इन्हें अपने पास रख सकती हूँ। मैं आज के बाद आपसे कोई चीज नहीं मांगूंगी, बस ये बूट मुझे दे दीजिए, प्लीज मुझे दे दीजिए। लेकिन तभी वो आदमी अमो से वो बूट छीनने लगता है और वो कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे मेरे बूट वापस करो। और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी अमो एक जोरदार स्पेयर उस आदमी के पेट पर मारती है, जिसकी वजह से वो बंदा अपने घर के टॉप फ्लोर से नीचे गिर जाता है और उस आदमी की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन तभी हम वो एक अजीब सी स्माइल लेने लगती है और वो कहती है, अरे ये क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? इतने वक्त से मैं मिस्टर के साथ क्यों रह रही हूँ और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? आखिर मेरी मॉम ने मुझे मिस्टर को क्यों सौंपा? और फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताती है कि और फिर वो एंजल एक दिन वापस आ गया, पर इस बार वो अकेला था। और फिर वो उस एंजल का ड्रॉप बनाने लगती है। तभी ग्रीस टॉमी से कहता है, मुझे नहीं लग रहा था कि वो हमें अपनी कहानी सुनाते हुए एंजल के बारे में कुछ बताएगी। जिस पर टॉमी कहती है, हाँ, पर अमो को कितना कुछ सहना पड़ा होगा। और तभी रियो कहती है कि पर सवाल ये है कि उन्होंने बॉर्डर को पार कैसे किया? जिस पर अमो कहती है, पंखों के साथ
उड़ते हुए। तभी रियो फिर से पूछती है तो वो एंजल उतरा कहाँ था? पर वो कहती है जहाँ नजरे भी ना पहुंच पाए। और ये सुनने के बाद एंजन कहता है इससे कुछ भी पता नहीं चलेगा। एक बात बताओ, वो एंजल वापस कब आया था? जिस पर अमू बताती है कि शायद 1 महीने पहले। जो सुनने के बाद एंजन कहता है 1 महीने पहले, लगभग उसी दौरान जब रूडो ग्राउंड पर आया था। और तभी रूडो आगे बढ़ता है और वो अमू की बनाई ड्राइंग को देखता है और बोलता है ये तो वही कमीना है, वो यहाँ ग्राउंड पर है। ठीक है। और फिर रूडो एक डेडली स्माइल देता है और वो कहता है ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, शायद वो यहाँ मेरे पीछे आया होगा, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो यहाँ है तो मुझे उसे ढूंढना होगा। मैं इंतजार करूंगा और उससे सब उगलवा लूंगा। उससे पूछूंगा कि आखिर उसने रेक्टो को क्यों मारा और यहाँ से ऊपर कैसे जाते हैं। फिर मैं उस कमीने को रेक्टो की कब्र के आगे माफी मंगवाऊंगा। और ये सब सुनने के बाद अमो कहती है तुम भी वैसे ही हो ना रूडो, तुम्हारे दिल में भी इन्हीं ग्लव्स ने जज्बात भरे हैं। मैंने सही कहा ना, हमारे अंदर के खालीपन को भरने के लिए ही ये चीजें बनी है जो तुम्हारे और मेरे पास है। इस दिल के खालीपन को सिर्फ प्यार और जज्बातों से ही भरा जा सकता है। इन चीजों के पास वो शक्ति होती है जिसकी हमें कब से तलाश थी, पर मुझे वो जज्बात वापस मिल गए जो एक इंसान में होने चाहिए। पर हाँ, इंसान बनने के बाद मुझे कुछ चीजें समझ में आई हैं, जैसे कि वो मिस्टर मेरे साथ क्या करता था, जिसकी वजह से उसके होते हुए भी मुझे हमेशा अकेलापन महसूस होता था। मुझे किसी का साथ चाहिए था, किसी का प्यार चाहिए था, लेकिन मैं उसे हासिल करने से डरती थी। इसलिए मैं लोगों का पास आने का इंतजार करती थी, पर ऐसे मुझे कभी भी सक्सेस नहीं मिली। और फिर तुम मुझसे सामने से माफी मांगने आए है ना, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं भी तुम्हारी जैसी ही हूँ। नहीं, बल्कि सभी ऐसे ही हैं। लोग सिर्फ दूसरों को मारने के लिए ही अपना हाथ उठाते हैं, मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। इसलिए ये दुनिया कभी नहीं बदलती। और ये सब सुनने के बाद रूडो कहता है तो फिर दूसरों से कनेक्ट करने के लिए चलो हम दोनों इससे दूसरों की मदद करना सीख लेते हैं। क्या कहती हो? मुझे भी ये ठीक से करना नहीं आता। और फिर रूडो अमो की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है तो क्यों ना मिलकर सीखें। इस पर अमो कहती है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? और ऑफिस शिफ्ट होता है और सभी क्लीनर्स जाने लगते हैं और वो अमो को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। और अमो कहती है मुझे यहाँ रहकर थोड़े जरूरी काम पूरे करने हैं, पर कभी कभी मुझसे बात करने के लिए आ जाना रूडो। जिस पर रूडो कहता है पक्का आऊंगा। और फिर सभी क्लीनर्स वहाँ से अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं। तभी इंजन कहता है हमें बॉर्डर पार करने का तरीका पता नहीं चला, पर हम खाली हाथ वापस नहीं जा रहे। हमने इतना जान लिया है कि बॉर्डर पार करने वाले एंजल होते हैं। और हमने एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी देखा जिस पर रूडो के ग्लव्स की तरह ही पैटर्न बना हुआ था। और तभी रियो बोलती है वो सीरीज जिसका रेडर्स ने भी जिक्र किया था, तो क्या वो उसी सीरीज का हिस्सा है? जिस पर इंजन कहता है हाँ हो सकता है। और तभी हम रूडो को देखते हैं जो कि अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं अमो से इतना नाराज था कि मैंने उसे बहुत बुरी तरह मारा, और जब मुझे पता चला कि वो एंजल ग्राउंड पर मौजूद है तो मैं फिर से अपना आपा खो रहा था। पर अमो की बातें सुनने के बाद किसी तरह से मेरा गुस्सा शांत हो गया। और तभी दूसरी तरफ हम अमो को देखते हैं कि अपने घर का गेट बंद कर रही होती है, पर तभी उसके पीछे से कोई आता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि जैवर था, जो कि अमो से उसके बूट लेने के लिए आया था और वो उसके बूट छीन कर ले जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और इन रेडर्स का जो हेड है उसे दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है तो अब खेल शुरू करते हैं। और तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम इंजन को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है पता है हमेशा मैं ही ड्राइव करने की जिद क्यों करता हूँ, क्योंकि अगर कोई और ड्राइव करेगा तो हम सब सो जाएंगे। और वो ग्रीस का मजाक उड़ाते हुए कहता है ग्रीस की ड्राइविंग के बारे में तो पूछो ही मत, इतनी धीरे चलाता है कि अगर पहाड़ी से गिर जाए तो तब भी पता न चले। और तभी उनकी कार एक ऊंची जगह से नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से उन सब के अंजर पंजर हिल जाते हैं। और तभी ग्रिस कहता है अबे ड्राइविंग करनी नहीं आती क्या तुझे? सुनने के बाद इंजन कहता है अबे रास्ता खराब है, इतनी दिक्कत हो रही है तो जाके गवर्नमेंट से कंप्लेंट कर। और तभी रियो कहती है मेरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, जो देखकर रूडो कहता है रेमलिन के मंत्रों से सभी घाव और चोटें ठीक नहीं हुई। जिस पर रियो बताती है उन मंत्रों से सिर्फ जानलेवा चीजें ठीक होती है और रेमलिन ने भी तो यही कहा था ना। और तभी जनका टॉमसी की तरफ देखकर कहता है वो सब करना जरूरी था, पर फिर भी इन सब के जिम्मेदार तुम ही हो टॉमसी। जिस पर टॉमसी कहता है पर मैं उसके लिए माफी मांग चुका हूँ ना। और इन सबकी बातों को काटते हुए तभी अपना इंजन कहता है नो मैंस लैंड में जाओ तो खतरा उठाना ही पड़ता है, मेरे ख्याल से तो हमें डॉक्टर से चेकअप करा लेना चाहिए। और तभी वो बाहर की तरफ देखकर कहता है यहाँ तो एक पास में ही डॉक्टर है। और फिर इंजन उन सबको चेकअप कराने के लिए ले जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस अगर एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
और गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि वॉइस की क्वालिटी कैसी है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।